नमस्कार। संस्कृत साहित्य के विशाल आकाश में कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी चमक सदियों बाद भी धुंधली नहीं पड़ी। आज हम एक ऐसे ही दीदीप्यमान नक्षत्र, एक ऐसे बेमिसाल नाटक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी कहानी राजमहलों और देवलोक से उतरकर सीधे नगर की गलियों में आम इंसानों के बीच घटित होती है। जी, एक ऐसी कहानी जिसका नायक कोई राजा नहीं बल्कि एक गुणी परंतु निर्धन ब्राह्मण है, जिसकी नायिका कोई राजकुमारी नहीं अपितु अपने जमाने की एक स्वाभिमानी और सुशिक्षित गणिका है, और जिसके सहायक पात्रों में आपको चोर, जुआरी और विदूषक तक मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं महाकवि शूद्रक द्वारा रचित कालजयी नाटक मृच्छकटिकम की। आज हम मिलकर ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये नाटक केवल एक प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि अपने समय का एक साहसिक सामाजिक दस्तावेज कैसे है। बिल्कुल। और इस अद्भुत नाटक की यात्रा वो तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी, ये तो बहुत ही अनूठा शीर्षक है। मैंने जितने भी संस्कृत नाटक देखे उनके नाम तो या तो नायक या नायिका पर होते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर मिट्टी की गाड़ी जैसा इतना सामान्य शीर्षक क्यों चुना गया होगा? इसके पीछे क्या कोई विशेष प्रसंग है? जी, एक बहुत ही हृदयस्पर्शी प्रसंग है। कहानी में जो नायक हैं चारुदत्त, उनका एक छोटा पुत्र है रोसेन। वो पड़ोस के एक धनी बालक को देखता है सोने की गाड़ी से खेलते हुए, अच्छा। और वो वैसी ही सोने की गाड़ी के लिए हट करने लगता है। अब उसे बहलाने के लिए मिट्टी की एक गाड़ी दी जाती है, पर वो संतुष्ट नहीं होता, रोता रहता है। बच्चों का मन तो ऐसा ही होता है, वो तो देखकर ही मचलते हैं। बिल्कुल। और ठीक उसी समय वहां नायिका वसंत सेना आती हैं। वो बालक का दुख देखकर भ्रमित हो जाती हैं, और वो उसे बहलाने के लिए कोई सिक्का या खिलौना नहीं देती, बल्कि अपने शरीर पर पहने हुए जितने भी सोने के आभूषण हैं वो सब उतारकर उसकी मिट्टी की गाड़ी में भर देती हैं, और कहती हैं, पुत्र, इसे सोने की गाड़ी बनवा लेना। अरे, ये तो सच में अद्भुत है। मतलब एक छोटी सी घटना में ही पूरे नाटक का सार कह दिया। मिट्टी के मूल्यहीन पात्र में सोने का भर जाना, ये तो प्रतीक है। शायद ये दिखाता है कि कैसे साधारण जीवन में भी असाधारण मूल्य और संवेदनाएं बसती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये घटना ही बताती है कि शूद्रक के लिए मानवीय करुणा और उदारता का मूल्य सोने चांदी से कहीं बढ़कर था, और यही मूल्यबोध हमें नाटक के मुख्य पात्रों चारुदत्त और वसंत सेना के चरित्र में भी दिखाई देता है। तो चलिए इन पात्रों से थोड़ा और परिचय करते हैं। ये चारुदत्त कौन है? एक निर्धन ब्राह्मण नायक, ये कल्पना ही अपने आप में असाधारण लगती है। जी, चारुदत्त उज्जैन नगरी के एक सम्मानित नागरिक हैं। वे जन्म से ब्राह्मण हैं और पूर्व में अत्यंत धनी थे, किंतु अपनी दानशीलता और कह सकते हैं उदारता के कारण वे अपनी सारी संपत्ति खो चुके हैं। अच्छा, तो अब वो निर्धन है? हाँ, अब वे एक निर्धन जीवन जी रहे हैं। पर संपत्ति भली ही चली गई हो, उनका सम्मान और उनका यश आज भी वैसा ही है। लोग उनके धन के कारण नहीं, उनके चरित्र और उनके गुणों के कारण उनसे प्रेम करते हैं। वो उस युग के एक आदर्श पुरुष हैं। और वसंत सेना, गणिका शब्द सुनते ही आज के समाज में एक अलग ही छवि उभरती है। क्या उस समय भी ऐसा ही था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्राचीन भारत में गणिका का स्थान अत्यंत सम्मानित था। वे केवल नर्तकी या गायिका नहीं होती थी, बल्कि वे कला, साहित्य, राजनीति, इन सब में निपुण होती थीं। उन्हें नगर की शोभा माना जाता था। वसंत सेना भी एक ऐसी ही धनी, सुशिक्षित और कला प्रेमी स्त्री हैं। वो अपनी इच्छा की स्वामिनी है। बिल्कुल। नगर के बड़े बड़े धनी और सामंत उसे पाना चाहते हैं, परंतु उसका हृदय वो गुणों का पारखी है। और वह चारुदत्त के धन पर नहीं, उनके गुणों पर मोहित होती हैं। यथार्थ में वो चारुदत्त के संगीत ज्ञान, उनकी सहृदयता और उनके चरित्र की दृढ़ता पर मुग्ध हैं। ये प्रेम उस समाज की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है, जहां एक गणिका का किसी निर्धन ब्राह्मण से संबंध वो अकल्पनीय था। ये दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। ये तो कहानी का एक पक्ष हुआ, प्रेम कहानी। लेकिन आपने आरंभ में इसे एक राजनीतिक नाटक भी कहा था। वो पक्ष कहानी में कैसे उभरता है? वो पक्ष उभरता है कहानी के खलनायक के माध्यम से, जिसका नाम है शकार। शकार? जी। और शकार कोई साधारण खलनायक नहीं है। वो तत्कालीन राजा पालक का साला है। वो मूर्ख है, अहंकारी है
और मतलब सत्ता के नशे में चूर है। वो सोचता है कि वो अपने पद और शक्ति के बल पर कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि वसंत सेना के प्रेम को भी। तो एक तरफ है चारुदत्त, जिनके पास गुण है पर सत्ता नहीं, और दूसरी तरफ शकार है, उसके पास सत्ता है पर गुण नहीं। बिल्कुल सही। और शूद्रक इसी तजाद से समाज का चित्र खींचते हैं जी। शकार जब वसंत सेना को पाने में असफल रहता है तो वो क्रूरता पर उतर आता है। नाटक में एक मोड़ आता है जब वो वसंत सेना का गला घोटकर उसे मृत समझकर छोड़ देता है और उसका आरोप वो सीधे सीधे चारुदत्त पर लगा देता है। ये तो बहुत भयानक है। और यहाँ से शायद कहानी में न्याय व्यवस्था की भूमिका आती होगी। जी, और यही शूद्रक की प्रतिभा अपने शिखर पर पहुंचती है। जी। नाटक का जो न्यायालय का दृश्य है उस संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है। वो दिखाते हैं कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति सत्ता के षड्यंत्र में फंस जाता है। न्यायाधीश जानता है कि चारुदत्त ऐसा अपराध नहीं कर सकते, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं वो भी कमजोर हैं, परंतु शकार के राजनीतिक दबाव के आगे न्यायपालिका विवश हो जाती है। मतलब न्याय अंधा नहीं बल्कि डरा हुआ है। डरा हुआ भी है और एक तरह से बिका हुआ भी। चारुदत्त को बिना किसी ठोस प्रमाण के मृत्युदंड सुना दिया जाता है। शूद्रक यहाँ ये कठोर सत्य उजागर कर रहे हैं कि जब सत्ता निरंकुश और भ्रष्ट हो जाती है तो न्याय जैसी संस्थाएं खोखली हो जाती हैं। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कहानी किसी भी युग की हो सकती है, आज भी ये सब होता है। तो फिर इस अन्याय का अंत कैसे होता है? क्या कोई चमत्कार होता है? चमत्कार नहीं होता, क्रांति होती है। क्रांति? जी। जिस समय चारुदत्त को मृत स्थल पर ले जाया जा रहा होता है, ठीक उसी समय नगर में एक राजनीतिक विद्रोह सफल होता है। आर्यक नामक एक वीर अत्याचारी राजा पालक का तख्ता पलटकर स्वयं राजा बन जाता है और नया राजा न्यायप्रिय है। और वसंत सेना, क्या वो सच में मर चुकी थी? नहीं, वो जीवित थी। उसे एक बौद्ध भिक्षु ने बचा लिया था और वो सही समय पर वधस्थल पर पहुंचकर सच को उजागर कर देती हैं। तो इस प्रकार कहानी का अंत दो स्तरों पर होता है। व्यक्तिगत स्तर पर चारुदत्त और वसंत सेना का मिलन होता है। आ रहे हूं कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी क्यों नहीं है, ये तो व्यक्ति के संघर्ष और समाज के परिवर्तन की गाथा है। शूद्रक ये दिखा रहे हैं कि सच्चा न्याय केवल न्यायालयों में नहीं बल्कि कभी-कभी जनता के विद्रोह से भी स्थापित होता है। आपने सार पकड़ लिया। यही मृच्छकटिकम की महानता है। इसमें समाज का हर वर्ग उपस्थित है। इसमें शर्विलक जैसा एक चोर है जो अपनी प्रेमिका को दास्ता से मुक्त कराने के लिए चोरी करता है। उसकी चोरी में भी एक आदर्श है। अच्छा। इसमें जुआरी हैं जो अपनी दुर्दशा पे हंसते हैं। इसमें चांडाल हैं जिन्हें मृत्युदंड देने का कार्य सौंपा गया है, पर उनके मन में भी चारुदत्त के लिए करुणा है। ये उस समय के समाज का एक जीता जागता संपूर्ण चित्र है। इस नाटक के रचयिता महाकवि शूद्रक, उनके विषय में भी बहुत रहस्य है। है ना? वे कौन थे? क्या वे सच में एक राजा थे? एक राजा जो समाज के इतने निचले तबके के जीवन को इतनी गहराई से समझता हो, ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। हाँ, ये बात तो है। शूद्रक का व्यक्तित्व एक पहेली की तरह है, परंतु नाटक की प्रस्तावना के अनुसार वे एक प्रतापी राजा थे जो वेदों से लेकर गणित और कलाओं तक अनेक विद्याओं में पारंगत थे। उन्होंने 100 वर्ष से अधिक की आयु पाई थी। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लंबे जीवन में समाज के हर रूप को बहुत निकट से देखा और अनुभव किया था। एक शासक होकर भी उनकी सहानुभूति आम जनता के साथ थी। जी, बिल्कुल। एक और बात कही जाती है कि ये नाटक महाकवि भास के एक अधूरे नाटक चारुदत्त पर आधारित है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये एक रोचक अकादमिक चर्चा है। भास का नाटक चारुदत्त वो 4 अंकों में वहीं समाप्त हो जाता है जहां कहानी में चोरी का प्रसंग आता है। अच्छा, बस वहीं तक? जी। मृच्छकटिकम की कथा वहां से बहुत आगे बढ़ती है। शूद्रक ने उसमें राजनीतिक षड्यंत्र, न्यायालय का दृश्य और क्रांति जैसे कई नए और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग जोड़े हैं। तो क्या ये कहना उचित होगा कि शूद्रक ने एक उपलब्ध कहानी को लेकर उसे एक महाकाव्य का विस्तार दे दिया? इसे ऐसे ही देखना चाहिए। अगर उन्होंने भास से प्रेरणा ली भी, तो उन्होंने एक साधारण सी प्रेम कथा को अपनी कल्पना और प्रतिभा से एक सामाजिक राजनीतिक महाकृति में बदल दिया। उन्होंने उस कहानी में वो आयाम जोड़े जो उसे कालजयी बनाते हैं। ये उनकी मौलिकता पर प्रश्न नहीं उठाता, बल्कि उनकी विशाल दृष्टि को प्रमाणित करता है। इस पूरी चर्चा के बाद मृच्छकटिकम का कद मेरी दृष्टि में और भी ऊंचा हो गया है। यह केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक गहरा विमर्श है। निश्चित रूप से
ये नाटक हमें सिखाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके धन या पद से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। चारुदत्त निर्धन होकर भी पूजनीय है और शकार राज संबंधी होकर भी घृणित। ये न्याय और सदाचार की विजय का उत्सव है। और ये सदियों पुरानी कृति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। आज भी हम समाज में सत्ता का दुरुपयोग, न्याय के लिए संघर्ष और मानवीय मूल्यों का ह्रास देखते हैं। और इसलिए ये क्लासिक साहित्य है। ये हमें सोचने पर विवश करता है। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं कि सदियों पहले लिखा गया ये नाटक, जो आंतरिक गुणों को धन संपदा से श्रेष्ठ मानता है और सत्ता के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, आज के हमारे समाज को क्या संदेश देता है? क्या आज भी हम व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पद या संपत्ति से करते हैं, या उसके चरित्र और सद्गुणों को अधिक महत्व देते हैं? ये प्रश्न शूद्रक ने अपने युग से पूछा था, और ये प्रश्न आज भी उतना ही जीवंत है। इस सारगर्भित और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मृच्छकटिकम वास्तव में भारतीय साहित्य का एक अनमोल खजाना है। ये प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे पसंद करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे इस माध्यम की सदस्यता अवश्य लें, ताकि हम आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां लाते रहें। नमस्कार।